इधर मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। इस दौरान विपक्ष का सवाल था कि लाडली बहना योजना चलेगी या फिर बंद हो जाएगी, जिसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। लाडली बहना को लेकर मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में हंगामा हो गया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस पर सवाल किया कि ये योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं। विपक्ष का आरोप है कि बुधवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मानी जा रही लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं हुआ। उस 50% आबादी लाडली बहना के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। एक लाइन का उल्लेख पूरे अभिभाषण में नहीं है। ये प्रदेश की उन समस्त महिलाओं का अपमान है, वादा खिलाफी और नाइंसाफी है। उनको ठगा गया है, उनसे पैसे देकर सीधे वोट खरीदे गए और जब वोट ले लिए तो काम खत्म। बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय समेत सत्ताधारी दल के कई विधायक ये कहते रहे कि कांग्रेस योजना बंद होने का भ्रम फैला रही है। लाडली बहना योजना समेत महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाएं चल रही हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। वो लगातार हम पूरी करते रहेंगे और लाडली बहना योजना भी चलती रहेगी। आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिवार नाम और भैया नई सरकार की पहली विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने अपने तेवर से ये संकेत दे दिया है कि वो मौन रहने वाली नहीं है। जो भी वादे जनता से किए गए उसका हिसाब तो देना होगा। वहीं सत्ता पक्ष भी हर सवाल का सामना करने को तैयार दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी जमकर सियासी हंगामा हुआ। विपक्ष ने अभिभाषण में पीएम मोदी का बार बार नाम आने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें ये अभिभाषण मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के LG का अभिभाषण लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा इन आरोपों को कांग्रेस की खींच करार दे रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर रार, मोदी के बार बार नाम लेने पर सवाल। 48 बिंदु में 48 बार पीएम मोदी का जिक्र। MP को केंद्र शासित बनाने का आरोप। नई सरकार में विधानसभा की शीतकालीन सत्र इतनी गर्म रहेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। नेहरू की तस्वीर हटने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को ही देख लीजिए। इस बार भी सियासी तकरार हो गई। विपक्ष में बैठी कांग्रेस का कहना है कि अभिभाषण के हर पैरा में पीएम मोदी का जिक्र है। विपक्ष का ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के LG अभिभाषण पढ़ रहे हैं। आरोप है कि प्रदेश की योजनाओं का जिक्र ही नहीं था। पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद आप स्वयं कहोगे कि ये किसी प्रदेश की स्वतंत्र प्रदेश की राज्य सरकार का अभिभाषण नहीं है। किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा जा रहा है, जो LG पढ़ रहा है और केंद्र के द्वारा भेजा हुआ अभिभाषण है। प्रधानमंत्री का हर पैरा में लगभग उल्लेख था, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश की योजनाओं का उल्लेख सब जगह लगभग गायब था। लाडली बहना तो पूरी तरह ही गायब हो रही सर। और मैं समझता हूं कि जिनकी वजह से इनकी सरकार बनी है, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि इनकी सरकार वापस कैसे है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस के आरोप को खींच बताया। मैं सदन का नेता होने के नाते माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हुए सरकार के विजन और मिशन को सामने रखा, हम सबको कृतार्थ किया कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है। यह गीता रामायण की तरह एक एक अक्षर से 5 साल तक
हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण करा। वैसे भी विपक्ष के जो टोका टाकी कर रहे थे इस तरीके का नहीं होने चाहिए। हर विषय के लिए बातचीत करने के लिए समय निर्धारित होता है, उस समय में अनुसार बात रखना चाहिए और मैं अभिभाषण का स्वागत करता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण में करीब 48 बार पीएम मोदी का जिक्र हुआ। उनकी योजनाओं का नाम लिया गया। ये भी कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश को विकसित करना है। पीएम मोदी की हर गारंटी लागू करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का गुरुवार को समापन हुआ। सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे वो कहीं भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान ऐसा लगा कि हम किसी इतिहास की कक्षा में बैठकर इतिहास समझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष से बात की हमारे संवाददाता। देश में 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र जो बुलाया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उठाए थे और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज सदन का अंतिम दिन था और राज्यपाल के भाषण पर तमाम चर्चा हुई। कैसे देखते हैं सर सत्र को? पहले तो जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हम लोग है और निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, अभी तक मंत्रियों का निर्णय नहीं हुआ है और जो इनके संकल्प पत्र में बातें थी उससे ये दूर जाते हुए दिख रहे हैं। खाद्यान्न की बात करें, अभी धान की आप नहीं चाहते 3100 में खरीदना, 2150 में खरीदना। तो मैंने तो कहा सदन में कि आप कब खरीदेंगे, आखिरी चुनाव के 4 साल बाद खरीदेंगे, तो ये बताएं, तो आखिरी वक्त में खरीदना चाहें। तो ये इस प्रकार की झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं। लाडली बहना का वादा किया, 3000 की बात करना नहीं चाहते। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया कि योजना चालू रहेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पे कानून बनना चाहिए। हर लाडली बहना को 3000 मिलना चाहिए और उसको घर मिलना चाहिए। सर, तमाम बातें कही आपने भी सदन में जब अपना भाषण था उस दौरान आपने कई चीज़ें कही, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, छात्रवृत्ति को लेकर हो, ऐसे कई तमाम बातें जो सदन में जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो जवाब आया, तो क्या कितना संतुष्ट है उमंग सिंघा उससे? देखिए, सबको बड़े आश्चर्य की बात है। हमें तो लग रहा था कि सदन के बजाय एक इतिहासकार की क्लास में बैठे हैं और इतिहास समझ रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि उन्हें प्रदेश की समस्याओं को लेके अपना वक्तव्य देना था। सर, एक आखिरी सवाल है कि सदन में जिस प्रकार राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लगभग 48 से ज़्यादा बार या 48 के आसपास समय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का नाम रहा। कैसे देखते हैं सर इसको? डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में, एक इंजन यहाँ है, तो वो इंजन जब चलेगा उसी हिसाब से यहाँ का इंजन चलेगा। तो अभी रिमोट कंट्रोल की सरकार है, देखिए अब क्या होता है आगे। तो ये तो उमंग सिंघा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सदन में जिस प्रकार की जो तमाम बातें हुई उससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कैमरा पर्सन विपिन पटेल के साथ प्रदीप तलैया, INS 24/7 भोपाल। आमतौर पर किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए बिल यानी कि वसीयत और हस्तांतरण पत्र की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन इन दोनों सरकारी दस्तावेजों को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को लेकर क्या नियम है। किसी भी संपत्ति, मकान, फ्लैट या पैतृक संपत्ति के रूप में मिली कोई भी संपत्ति के लिए हमारे पूर्वज या बुजुर्ग जो दस्तावेज छोड़कर जाते हैं उसे वसीयत या अंग्रेजी में बिल कहा जाता है। लेकिन इन दस्तावेजों का पंजीयन करने वाले पंजीयन विभाग का कहना है कि विल या वसीयत एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, तो इसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, इस दस्तावेज को पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड भी कराया जाता है, तो इसके लिए कोई सीमा भी नहीं है, क्योंकि इसे पूरे प्रदेश या देश में कहीं भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। और उसी रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधानिकता है कि वो लेटेस्ट यानी ताजा हो। इसी तरह संपत्ति का जो हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज होता है उसके बारे में वैधानिकता यह है कि यदि हस्तांतरण 2 या उससे अधिक बार किया है तो पहले वाले हस्तांतरण को वैधानिक माना जाता है, जबकि वसीयत में बाद वाले की वैधानिकता है।
बिल जो है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जिसको ज़रूरी नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन ही कराए, और बिल का ये भी ज़रूरी नहीं कि जहां आपकी संपत्ति हो आप वहीं कराएं। बिल को आप कहीं भी, किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी संपादित करा सकते हैं। मान्यता किसकी रहती है? अगर एक किसी व्यक्ति की एक साथ 10 बिल प्रस्तुत होती हैं तो जो बिल उसकी लेटेस्ट होगी वो मान्य होती है। एक ही भूमि के 2 या 2 से ज़्यादा हस्तांतरण पत्र कोई प्रस्तुत करता है तो जो हस्तांतरण पत्र पहले वाला होता है वह मान्य होता है। वसीयत और हस्तांतरण के मामले में वैधानिकता का नियम तो यही है कि इस संबंध में कोई विवाद न्यायालय में जाता है तो कोर्ट इन्हीं वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर केस का निर्णय करता है। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। इधर ग्वालियर का ख्याति प्राप्त ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस मेले के उद्घाटन के लिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के भी संकेत मिल चुके हैं। इसके मद्देनजर ग्वालियर का जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट गया है। हालांकि मेले में अभी कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। अभी 15 से 20% दुकान ही लगना शुरू हुई हैं और मेले का स्वरूप भी अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है कि 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन हो सकेगा। लेकिन जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण मुख्यमंत्री के ग्वालियर दौरे को लेकर अपने स्तर पर तैयारी करने में जुट गए हैं। तैयारी के बीच दुकानदार इस उद्घाटन को जल्दबाजी में लिया गया फैसला भी बता रहे हैं। आधी अधूरी तैयारी के बीच मेले के उद्घाटन की तैयारी का जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। का ऐतिहासिक व्यापार मेला शुरू होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि अब मुख्यमंत्री यानी कि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रोग्राम भी आ गया है, जिसमें 25 दिसंबर को उन्होंने ग्वालियर व्यापार मेला के शुरू करने के लिए ऐलान किया है और ग्वालियर जिला प्रशासन भी उसकी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस मेले का उद्घाटन आधी अधूरी तैयारियों के बीच होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि अभी दुकानें बन रही हैं, दुकानदार तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पर्दे पर कपड़े उसके जो दुकान के होते हैं वो सिले जा रहे हैं और जो कारपेंटर हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शोरूम अभी आधी अधूरी तैयारियों के बीच लगता है कि मेला कैसे शुरू होगा। हालांकि बीच बीच में कुछ पापड़ और चाट की दुकानें शुरू हुई हैं। इसी बीच में मेले के उद्घाटन की तिथि भी आ गई है। क्या लगता है आपको किस तरह से मेले का शुभारंभ हो सकेगा अच्छे से? मेले का शुभारंभ तो मेला प्राधिकरण कर रहा है, लेकिन व्यापारी हमारा 1 तारीख से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 1 से मेला चालू हो जाएगा और पूरा जो फुल मेला लगेगा इलेक्ट्रॉनिक को सब में लगेगा वो 10 तक पूरा मेला कंप्लीट हो जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है, 25 तारीख को बोल देते हैं लेकिन होता वो जनवरी में ही शुरू है। होता लेट है, लेकिन कारण क्या, कुछ मेला प्राधिकरण की कमियां हैं, व्यवस्थाओं की कमियां हैं, वो भी उसके कारण भी हो। व्यापारी को तो पहले बता दिया गया था, लेकिन हर बार मेला जनवरी से स्टार्ट होता है और खाली मेले का उद्घाटन शायद मेला प्राधिकरण करा रहा है। खाली मेले का उद्घाटन करा रहा है। आपकी किस तरह के स्टॉल लेके आए कहाँ पर? ये गरम कपड़ों की दुकान है अपनी, लुधियाना बुलन के नाम से। तो अभी 25 तारीख को ये लाइट देंगे तो 1 तारीख तक ही दुकान चालू हो पाएगी। 1 तारीख से हो जाएगी। काम चालू बना दोगे दुकानें? दुकान बन जाएगी 25 तारीख तक। 25 तारीख उद्घाटन तक तैयार हो जाएगी? तैयार हो जाएगी मार्केट, दुकानदार आ जाएंगे तो। लेकिन जैसा बताया जाता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ही मेला पूरा अपने शबाब पर आ पाता है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। इस बार हमारा जो पिछली ग्वालियर व्यापार मेला के बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड में निर्णय हुआ था कि मेला इस बार 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगाया जाना है और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। जो हमारे 22 टेंडर होते हैं उनमें से हमारे 18 टेंडर हो चुके हैं। 3 टेंडर शनिवार को हो जाएंगे, 4 टेंडर शनिवार को हो जाएंगे हमारे, और वो तैयारी हमारी पूरी चल रही है। और झूला सेक्टर तैयार होने की स्थिति में है, खान पान की दुकानें आ गई हैं। 25 दिसंबर से हमारा औपचारिक मेला शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।